नमस्कार। आज के इस बेहद अहम विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत मायने रखता है। आज हम भारत में एंटी रेप कानूनों यानी दुष्कर्म से जुड़े कानूनों के ऐतिहासिक विकास को समझेंगे। देखिए, ब्रिटिश काल की उन पुरानी संहिताओं से लेकर आज के सख्त और आधुनिक कानूनों तक का ये सफ़र कोई सीधा सफ़र नहीं रहा है। हम पूरी तरह निष्पक्ष होकर इस पूरे कानूनी और ऐतिहासिक ढांचे को डिकोड करेंगे, क्योंकि इन कानूनों का विकास सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि एक समाज के रूप में हमारी सोच कैसे बदली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहला, ब्रिटिश काल की कानूनी नींव। दूसरा, 1983 का कानूनी बदलाव। तीसरा, 2012 का वो ऐतिहासिक मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। चौथा, जे.एस. वर्मा समिति की रिपोर्ट। और पांचवा, आधुनिक काल के विधायी सुधार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भाग 1, ब्रिटिश काल की कानूनी नींव। आइए देखते हैं कि आज़ादी से पहले औपनिवेशिक भारत में यौन अपराधों को पहली बार कानूनी ढांचे में कैसे लाया गया। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें और शुरुआती मील के पत्थरों को देखें, तो कहानी 1828 के एशिया अधिनियम से शुरू होती है। इसके बाद 1834 में लॉर्ड मैकॉले ने एक मसौदा तैयार किया, जिसमें धारा 359 और 360 शामिल थीं। और जानते हैं, यही मसौदा आगे चलकर 1860 में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी बना। फिर 1891 में बालिकाओं के शोषण को रोकने के लिए सहमति की आयु को 8 साल से बढ़ाकर 12 साल कर दिया गया। मतलब ये वो शुरुआती कानून थे जो उस दौर के सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। अब जरा इस तुलना पर गौर कीजिए, ये काफी दिलचस्प है। एक तरफ 1834 का मैकाले का ड्राफ्ट है, जिसने सजा का एक स्टैंडर्ड तो तय किया, लेकिन इसका दायरा बहुत ही संकीर्ण था। इसमें केवल पुरुषों को सजा देने का प्रावधान था और वैवाहिक बलात्कार को तो पूरी तरह बाहर ही रखा गया था, सिवाय उन मामलों के जहां पत्नी 10 साल से छोटी हो। वहीं दूसरी तरफ अगर हम प्राचीन व्यवस्था को देखें, तो वहां अपराध की गंभीरता अक्सर जाति पर निर्भर करती थी, जिसमें शारीरिक दंड और संपत्ति जब्त करने जैसे कड़े प्रावधान थे। तो हुआ ये कि मैकाले के ड्राफ्ट ने उस पुरानी व्यवस्था को तो खत्म कर दिया, लेकिन जो नया ढांचा दिया वो बहुत सीमित था। अब आते हैं हमारे भाग 2 पर, 1983 का कानूनी बदलाव। आज़ादी के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने कानूनों को बदलने पर मजबूर किया। सच कहूं तो ये बदलाव कोई रातों रात नहीं आया। इसकी जड़ में था 1972 का मथुरा केस, एक 16 साल की आदिवासी लड़की जिसके साथ पुलिस स्टेशन के अंदर ही पुलिसकर्मियों ने यौन उत्पीड़न किया। लेकिन जब 1979 में अदालत का फैसला आया, तो अदालत ने सहमति की ऐसी व्याख्या की कि आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस फैसले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लोगों में भारी गुस्सा था। शिक्षाविदों, वकीलों और आम जनता ने मिलकर सवाल उठाया कि आखिर हमारा न्यायतंत्र पीड़ितों के ही खिलाफ कैसे काम कर रहा है। इस भारी विरोध का नतीजा क्या हुआ? 1983 का आपराधिक कानून संशोधन। इसमें कुछ बहुत जरूरी बदलाव किए गए। सबसे पहले, पीड़िता की पहचान को गुप्त रखने के लिए आईपीसी में धारा 228A जोड़ी गई। ये बहुत जरूरी था। दूसरा, स्वतंत्र सहमति यानी फ्री कंसेंट को फिर से परिभाषित किया गया। साफ कर दिया गया कि अगर सहमति नशे की हालत में, डरा धमकाकर या किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति से ली गई है, तो वो कानूनी रूप से कोई सहमति नहीं है, वो अमान्य है। हालांकि उस वक्त विवाह के बाहर सहमति की उम्र में कोई बदलाव नहीं किया गया। अब बात करते हैं भाग 3 की, 2012 का ऐतिहासिक मोड़। एक ऐसा समय जिसने आधुनिक भारत की अंतरात्मा को झकझोर दिया। हम बात कर रहे हैं 2012 के उस खौफनाक दिल्ली गैंगरेप मामले की। इस त्रासदी के बाद सड़कों पर जो जन सैलाब उमड़ा, उसने सरकार को आपराधिक कानूनों में पूरी तरह से बदलाव करने के लिए एक न्यायिक समिति बनाने पर मजबूर कर दिया। और इस बदलाव की मांग कितनी बड़ी थी, जरा सोचिए। इस विशेष समिति को महज कुछ ही हफ्तों में 80,000 से ज्यादा सुझाव मिले। 80,000! आम जनता, वकील, सामाजिक संगठन, हर कोई इस सिस्टम को सुधारने की इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहता था। और ये गुस्सा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, वैश्विक स्तर पर भी प्रतिमान बदल रहे थे। जब भारत में कुछ राजनेताओं ने लड़के तो लड़के होते हैं जैसी बेहद शर्मनाक और विवादास्पद टिप्पणियां की, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तीखी प्रतिक्रिया हुई। संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव बान की मून ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये इस बात का संकेत था कि अब दुनिया ऐसे अपराधों को लेकर किसी भी तरह के एक्सक्यूज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अब हम आते हैं भाग 4 पर, जेएस वर्मा समिति की रिपोर्ट। इस समिति को आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से बदलने का जिम्मा सौंपा गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समिति ने सिर्फ 29 दिनों में, जी हां, सिर्फ 29 दिनों में अपनी व्यापक रिपोर्ट सौंप दी। उन्होंने उन ऐतिहासिक कमियों पर सीधा वार किया जो दशकों से चली आ रही थीं। उनकी सिफारिशें बहुत स्पष्ट थीं। रेप की परिभाषा का विस्तार किया जाए ताकि उसमें सभी तरह के गैर सहमति वाले यौन कृत्य शामिल हों, न कि सिर्फ पेनिट्रेशन। उन्होंने उस बेहद अपमानजनक 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही पुलिस की जवाबदेही तय करने के लिए राज्य सुरक्षा आयोग और पीड़ितों की मदद के लिए रेप क्राइसिस सेल बनाने जैसी बेहद अहम सिफारिशें भी की। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि कानून के नजरिए में कितना बड़ा और जरूरी बदलाव आया। पहले जो ऐतिहासिक परिभाषा थी वो बहुत ही संकीर्ण थी, सिर्फ शारीरिक हमले के एक बहुत छोटे दायरे तक सीमित। लेकिन वर्मा समिति के बाद जो नई अवधारणा सामने आई, उसने शारीरिक स्वायत्ता यानी बॉडीली ऑटोनॉमी को एक नए और व्यापक रूप में समझा। इसमें गैर प्रवेशात्मक यौन हमलों से लेकर ताक-झाक यानी वॉयरिज्म और पीछा करने यानी स्टॉकिंग तक को अलग और गंभीर अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 5वें और आखिरी भाग की तरफ, आधुनिक काल के विधायी सुधार। समिति की रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन जमीन पर क्या बदला? ये जो 2013 का राजपत्र यानी गजट है, ये भारत के कानूनी इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। इसने आईपीसी की धारा 375 को पूरी तरह से फिर से लिख दिया और रेप की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे बड़ी बात ये थी कि वर्मा समिति के लगभग 90% सुझावों को इस कानून का हिस्सा बना लिया गया था। ये सच में एक बहुत बड़ा कदम था। इसी कानून का एक सबसे अहम हिस्सा है स्पष्टीकरण 2। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। इसने कानूनी तौर पर सहमति को एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौते के रूप में परिभाषित किया। आसान भाषा में इसका मतलब है कि यौन गतिविधि में भाग लेने के लिए शब्दों, इशारों या किसी भी तरह के संचार के माध्यम से स्पष्ट रूप से हाँ कहना जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि कोई शारीरिक रूप से विरोध नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसकी सहमति है। ये कानून की नज़र में एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग शिफ्ट था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2013 के इन बड़े सुधारों के बाद भी उन्नाव और कठुआ जैसी दिल दहला देने वाली घटनाओं ने साबित कर दिया कि समाज में अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है। इसी के जवाब में 2018 में कानून में एक और बड़ा संशोधन हुआ। इस बार सजा को बहुत सख्त कर दिया गया। रेप के लिए न्यूनतम सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। 16 साल से कम उम्र की बच्चियों के मामलों में न्यूनतम 20 साल और 12 साल से कम उम्र के मामलों में तो मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया। और हाँ, न्याय में देरी ना हो इसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए, जिन्हें अब 2026 तक बढ़ा दिया गया है। कानून तो सख्त हो गए, लेकिन असली चुनौती हमेशा से उन्हें लागू करने की रही है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 85%। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2012 में 85% चार्ज किए गए मामले बस ट्रायल का इंतजार ही कर रहे थे, बैकलॉग में फंसे हुए थे। बेशक नए कानूनों और फास्ट ट्रैक अदालतों से रिपोर्टिंग बढ़ी है, महिलाएं सामने आ रही हैं, जो कि एक बहुत सकारात्मक बात है। लेकिन त्वरित न्याय, वो आज भी सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। और यही सब हमें आज के इस विश्लेषण के सबसे गहरे और आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कानून की किताबें बदल गईं, परिभाषाएं व्यापक हो गईं, सजाएं सख्त हो गईं, लेकिन क्या हमारा सामाजिक प्रतिमान सचमुच बदला है? क्या सिर्फ सजा बढ़ा देने से समाज में ऐसे अपराध रुक जाएंगे, या फिर हमें उन गहरी पितृसत्तात्मक जड़ों और सामाजिक सोच पर वार करने की जरूरत है जहां से ये अपराध जन्म लेते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको इस बेहद संवेदनशील और जटिल विषय के ऐतिहासिक सफर को समझने में मदद मिली होगी।